टॉर्चर जो एनिमे में होते हैं वो हमेशा खून खराबे और दर्द से रिलेटेड नहीं होते। समटाइम इट्स जस्ट साइलेंस, समटाइम इट्स टाइम एंड समटाइम्स वो एक मोमेंट होता है जहां उस कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि अब वो दोबारा से पहले जैसा नहीं होने वाला। I feel nothing. As though there were nothing. क्योंकि उस टॉर्चर ने उसे सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया। So इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ब्रूटल सीन्स इन एनिमे हिस्ट्री एंड इट्स नॉट जस्ट पेनफुल, इट्स सोल डिस्ट्रॉइंग। साथी बर्थ ऑफ अ ब्रोकन माइंड। सो इन टोक्यो गूल जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कानेकी केन, वो काफी शांत और एक सीधा लड़का होता है, लेकिन एक दिन उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसके बाद वो आधा इंसान और आधा गूल बन जाता है और ये चीज उसकी लाइफ को हेल बना देती है। लेकिन उसके बाद भी वो जैसे तैसे इस जिंदगी में भी जीना सीखता है। बट देन फिर आता है जेसन एंड देन फिर वो करता है कानेकी को टॉर्चर। और कानेकी का टॉर्चर ना इसलिए इतना टेरिफाइंग नहीं था क्योंकि उसमें दर्द था, बल्कि उसमें ये सबसे टेरिफाइंग चीज थी कि उसमें उसे ये पता ही नहीं था कि ये कब तक चलने वाला है। क्योंकि जेसन को कोई उसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवानी है कि वो उसे बता देगा तो वो रोक देगा, नहीं, वो तो सिर्फ अपने मजे के लिए उसे टॉर्चर कर रहा है और इसीलिए तो उसे पता ही नहीं है कि ये टॉर्चर कब खत्म होगा। और जो जेसन था ना वो भी रश नहीं कर रहा था, वो भी आराम से कर रहा था सब कुछ। वो टॉर्चर करते हुए उससे बात करता है, बीच बीच में वो जोक्स भी मार रहा था और ऊपर से वो उससे मीनिंगलेस क्वेश्चंस भी पूछ रहा था। और यही चीज तो सबसे ज्यादा ब्रूटल थी क्योंकि वो कानेकी को कॉन्शियस रखने की कोशिश कर रहा था कि वो होश में रहकर हर एक सेकंड हर एक दर्द को पूरा अच्छे से महसूस करे। अब यही चीज जब कानेकी के साथ बार बार कुछ दिनों तक होती है तो इसीलिए जो कानेकी का माइंड था वो रियलिटी से ही एस्केप कर जाता है। वो अब इस दर्द को अपना आदी बना लेता और अब उसके लिए टॉर्चर एक रूटीन जैसा हो गया था। एंड दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक पार्ट ऑफ टॉर्चर, जब दिमाग हमारा खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक करता है। और एंड तक आते आते कानेकी सिर्फ सरवाइव नहीं करता है, वो अपनी इनोसेंस, अपना डर, अपनी आइडेंटिटी तक को लूज कर जाता है। ये बिकम समथिंग एल्स। एंड ये टॉर्चर जेसन को मारने के बाद खत्म नहीं होता, ये हमेशा के लिए उसके अंदर ही जीता है। वर्स्ट फेट पॉसिबल। अब आते हैं जोजो पर। तो इनका एक कैरेक्टर है दियाब्लो। अब दियाब्लो एक ऐसा बंदा है जो अपनी आइडेंटिटी को ना हाइड करके रखता है, इसलिए वो खुद ही अपनी फेट को मैनिपुलेट करता है और अपने पास्ट को इरेज भी। और उसे ये भी लगता है कि ही स्टूड अबव डेस्टिनी इटसेल्फ। यू नो व्हेन यू हैव दैट मच पावर तो ईगो तो आएगी। अब जेरोना से इसकी फाइट होती है और उसी बैटल में वो इसे हरा देता है। अब क्योंकि दियाब्लो फेट और डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और दूसरों के फ्यूचर्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसलिए इसकी पनिशमेंट होती है कि ये कभी खुद के फ्यूचर तक ही नहीं पहुंच पाएगा। एंड इसकी ये पनिशमेंट में ये होता है कि ये जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर दोबारा से जिंदा होता है एंड यही लूप चलता रहता है अगेन एंड अगेन। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पेन, सेम एंडिंग। और इससे निकलने का ना कोई भी लूप होल नहीं है। बाकी कोई टॉर्चर तो चलो एक टाइम के बाद रुक भी जाते हैं, बट दिस टॉर्चर इज एंडलेस एंड दैट्स व्हाट्स मेक हिम मोर टेरिफाइंग। इसके टॉर्चर के सामने तो मौत भी बच्ची लगती है क्योंकि डेथ के बाद चलो तुम्हें रिलीज तो मिल जाता है कि हाँ भाई अब खत्म, सब कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। मतलब रियल वर्ल्ड की भी बात करें तो हम सब के लिए भी डेथ जो है वो सबसे टेरिफाइंग चीज है जिससे सब डरते हैं। बट इसके लिए ये टेरिफाइंग है कि जो इसकी डेथ है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब यार सोचकर ही देखो यार कितना ज्यादा, हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हें हर पॉइंट पे रियलाइजेशन होगा कि तुम भाई खड़े हुए, अब तुम्हें पता है भाई तुम मरने वाले हो और अंदर एकदम धधक हो रही है, तुम मरे, अभी भी रिलीज नहीं हुए, फिर जिंदा हो गए, इसके बाद अभी भी फिर से तुम्हें पता है कि अरे यार अभी फिर से मरने वाले हैं। मतलब तो समझ रहे हो वो डर, वो फीलिंग वो हमेशा रहेगी, वो कभी एंड ही नहीं होगी और ना ही तुम उससे बच के जा सकते हो। मतलब फक भाई। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइड। सो अब बारी आती है ग्रिफिथ की फ्रॉम बर्ज़र्क। सो ग्रिफिथ इज लाइक अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। उसने अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग से ही मुकाम हासिल करने चालू कर दिए थे। वो सबसे अलग था, उसे भगवान ने ना सब कुछ दिया था। कहते हैं कि भगवान किसी को भी सब कुछ नहीं देता, बट ग्रिफिथ के मामले में भगवान ने उसे सब कुछ दिया था। लुक्स, अपीयरेंस, चार्मिंग, दिमाग से भी तेज, लड़ना वगैरह सब कुछ अच्छे से आता है। देयर इज नथिंग भाई, नथिंग। ही वाज
ही वॉज परफेक्ट और इस सारी एबिलिटीज का वो अच्छे से यूज भी करता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ बस ऊपर चढ़ते ही जाता है, वो भी बहुत स्पीड से, और लग रहा था कि कोई इसे रोक ही नहीं पाएगा। जो ये चाहता है वो ये पाकर ही रहेगा। बट देन जब गट्स उसे छोड़कर जाता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर से उसकी जान ही निकल गई। वो ग्रिफिथ जो कभी गलती नहीं करता था, वो उसी रात जाकर शार्लेट के साथ सोकर सबसे बड़ी गलती कर देता है। एंड बस वहीं से इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। इसे किंग पकड़वा लेता है एंड देन इसे लगभग 1 साल तक टॉर्चर किया जाता है हर एक दिन। और ध्यान देना, जब ग्रिफिथ का टॉर्चर दिखाया जाता है ना, तो उन सीन्स में कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दिया गया था, जो कि ये सिंबलाइज कर रहा है नाउ देयर इज नो होप, दिस इज द एंड। Oh, now there, don't worry. डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ उसका टॉर्चर बस चलते ही जा रहा था। सबसे ब्रूटल चीज जो इसके टॉर्चर में थी वो थी टाइम, क्योंकि इन पे इतना टाइम था इसलिए इसे टॉर्चर बहुत आराम से किया जा रहा था। इसकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा था जिसे टॉर्चर करके डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया। एंड जो एक्चुअली में ग्रिफिथ को इधर तोड़ती है वो इस टॉर्चर का दर्द नहीं था, बल्कि उसके ड्रीम्स थे। वो समझ जाता है कि जिस ग्रिफिथ को सब मानते थे और जो भी उसने अपना इतना नाम कमाया था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। और अगर वो निकल भी गया यहाँ से बचकर, तो वो कभी भी अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। सो उसे वही रियलाइज हो गया था कि जो उसका सपना है, जो उसका ड्रीम है, वो अब खत्म हो चुका है। एंड यही चीज थी जो उसे तोड़ती है। 72 hours of death. So now हम बात करते हैं इताची के सुकियोमी की। सुकियोमी is one of the most terrifying abilities in anime because it's like a advanced level genjutsu. And you know भाई कि genjutsu जो है वो मेंटली तोड़ता है लोगों को, फिजिकली तो फिर वो खुद ही टूट जाते हैं। और एक और फैक्ट ये भी है कि अगर तुम मेंटली किसी को हर्ट करते हो ना, तो उसे ना हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू एनी अदर फिजिकल हार्म और इंजरी। अब इताची काकाशी से फाइट करते हुए वो अपनी सुकियोमी उस पर यूज करता है एंड वहां वो उसे बांध कर 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक उसे टॉर्चर करता है, वो भी रिपीटेडली। बट इन रियलिटी सिर्फ 1 सेकेंड ही हुआ है, वहां 72 घंटे और यहाँ सिर्फ 1 सेकेंड। इसीलिए काकाशी की बॉडी ना बिल्कुल भी हार्म नहीं होती, बट उसका माइंड वो 3 दिन का टॉर्चर अच्छे से फील कर पा रहा था। और पता है इस टॉर्चर का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है कि विक्टिम को पता है कि ये रियल नहीं है, बट उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही इससे बाहर निकल सकता। और ये टॉर्चर एक बात साबित कर देता है कि दिमाग को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें कोई भी घाव देने की जरूरत नहीं है। लिविंग इज द पनिशमेंट। सो मेड इन एबिस में नानजी और मिटी, ये दोनों बच्चे बॉन्ड्रूट के एक्सपेरिमेंट्स थे और उसे ये देखना था कि एबिस का जो कर्स है वो ह्यूमंस पर कैसे रिएक्ट करेगा, एंड इसीलिए वो उन्हें ऊपर भेजता है। अब नानजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट उसके पास अपना दिमाग और बोलने की काबिलियत अभी भी थी। बट जो मिटी थी ना, वो सब कुछ खो देती है। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म खो देती है, वो अपना बॉडी पर कंट्रोल खो देती है, यहाँ तक कि वो अपनी बोलने की काबिलियत तक खो देती है। बट मेन टॉर्चर ये नहीं था, मेन टॉर्चर ये था कि वो अभी भी होश में थी और जिंदा थी। अपनी बॉडी को चाहे वो अब कंट्रोल या हिला नहीं पा रही थी, बट वो सब कुछ फील कर पा रही थी, पेन, फियर एंड लोनलीनेस। और ना ही वो बोलकर किसी से कम्युनिकेट कर सकती कि उसे ये चाहिए। शी इज ट्रैप्ड इनसाइड अ बॉडी दैट इज नो लॉन्गर ह्यूमन। लेकिन अब इससे भी बड़ा टॉर्चर ये था कि वो इस दर्द से आजाद भी नहीं हो सकती अपने आप को मारकर, क्योंकि अब शी इज नियरली इमोर्टल और जो भी उसके घाव वगैरह हैं वो बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। तुम खुद सोचो यार, मतलब तुम ऐसी हालत में हो और तुम इससे निकल भी नहीं सकते हो। सो पेनफुल भाई, इट्स सो इन्फिनिट लूप ऑफ सफरिंग। तो अगर तुमने डेविल मैन क्राई बेबी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि उसकी एंडिंग काफी कॉम्प्लेक्स है और उसी से रिलेटेड ये वाला टॉर्चर भी है। और अगर वो एंडिंग तुम्हें समझ में नहीं आई तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने उस पर ना प्यारी सी वीडियो बना रखी है, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब डेविल मैन क्राई बेबी में जो रियो था उसे कभी भी ह्यूमन इमोशन फील नहीं हुआ और ना ही वो उन्हें कभी समझ पाए। एंड देन फिर हमें ये भी पता चलता है कि ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज रियो एक इंसान था ही नहीं, ही वॉज अ एंजल। एंड जब उसे ये पता चलता है तो जाने अनजाने में वो डेविल्स का साथ देकर अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड देन लास्ट में जाकर जब उसे रियलाइजेशन होता है और एंड देन जब पहली बार वो ह्यूमन इमोशंस को फील कर पाता है, तब जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, अकीरा, उसने उसे मार दिया था। फिर वो काफी ज्यादा पछताता है क्योंकि अब वो दोबारा चेंज भी नहीं कर सकता था ये सब कुछ, और उसे इस बात का गिल्ट भी था कि उसी ने ये तबाही मचाई थी। एंड देन फिर उसके बाद वहां गॉड आते हैं और पूरी अर्थ को तबाह कर देते। एंड देन फिर से ये अर्थ बनती है शुरू से। देन फिर से रियो इस दुनिया में जन्म लेता है
फिर से वो अकीरा से मिलता है, फिर उसे रियलाइजेशन होता है कि वो सेतन है, फिर से वो अर्थ को दोबारा तबाह करता है, अकीरा को मारता है, एंड देन फिर से रियलाइजेशन करके वो पछता कर रोता है, एंड देन फिर गॉड आकर अर्थ को तबाह कर देते हैं, एंड देन फिर से ये लूप चलता है। और यही थी गॉड की पनिशमेंट रियो के लिए, क्योंकि अब रियो की कंडीशन में वो ये सब चीजें बार बार जी रहा है, एंड लास्ट में आकर उसकी वही दर्दनाक फेट है, एंड ऊपर से उसे ये भी रियलाइज नहीं है कि ये लूप चल रहा है, एंड बस अब हमेशा के लिए ये इसी लूप में फंसा रहेगा, एंड एंड में आकर वो बस रिग्रेट करके रोएगा। सो या इट्स लाइक अ टॉर्चर लूप जिसके बाहर वो निकल भी नहीं सकते। कुछ टॉर्चर बॉडी को तोड़ते हैं, कुछ टॉर्चर माइंड को तोड़ते हैं, बट द वर्स्ट वंस ब्रेक्स द आइडिया ऑफ बीइंग ह्यूमन। सो नाउ टेल मी व्हिच टॉर्चर डू यू थिंक इज द वर्स्ट, एंडलेस पेन और एंडलेस टाइम? एंड मुझे पता है कि अभी कई और नाम है जो इस लिस्ट में मिसिंग है। सो या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो बताना, एंड ये भी कमेंट करके बताना कि पार्ट 2 में मुझे कौन से और टॉर्चर्स ऐड करने हैं जो भी मैंने इस वीडियो में मिस करे। बाकी इस वीडियो की सफरिंग तो खत्म हो गई, बट कंटिन्यू सफरिंग के लिए तुम ये दोनों वीडियो देख सकते हो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।